Let's start the easiest part in customs, that is types of custom duties. What are the different types of custom duties that are being charged on the imports or the exports as such? The most common duty called as the standard duty is the basic custom duty. इंडिया में जो भी गुड्स इंपोर्ट होगा उस पे सबसे पहले बेसिक कस्टम ड्यूटी चार्ज होता है. इट इज इन द रेंज ऑफ 5 to 10% मिनिमम टू मैक्सिमम 40%. देयर आर सर्टेन गुड्स जहां पे वो 100% तक भी है. इन केस ऑफ इंपोर्टेड कार्स लग्जरी आइटम है. संजय दत्त ने अगर कोई एक लैंड रोवर इंडिया के बाहर से इंपोर्ट किया और उसका वैल्यू, इंपोर्टेड कार का वैल्यू अगर 2 करोड़ है तो उसको और 2 करोड़ सिर्फ ड्यूटी पे करना पड़ेगा ब्रांड न्यू कार पे. और अगर यूज्ड कार होगा, सेकेंड हैंड कार होगा तो फिर थोड़ा ड्यूटी कम लगता है. तो उसका भी कुछ अलग अलग रूल्स है. So basic custom duty is the duty that is being charged when the goods are imported into India. इंडिया में गुड्स आया तो सबसे पहले जो ड्यूटी लगेगा वो बीसीडी, बेसिक कस्टम ड्यूटी. अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना, हमारा कुछ कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट होता है called as preferential trade agreement. Called as preferential trade agreement. Now, what does this preferential trade agreement means? It means we will give preferential treatment to any goods being imported from that particular country. SARC agreement. I hope you know what is SARC. South Asian Agreement for Regional Council, ऐसा कुछ का फुल फॉर्म है. I don't recall exact full form. इसमें कुछ 7 कंट्रीज है. इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश and 2 more countries. SAARC nations के बीच में प्रेफरेंशियल एग्रीमेंट है. So let's take an example of Sri Lanka. India and Sri Lanka has got a preferential agreement. What does this mean? कि जो भी गुड्स श्रीलंका से इंडिया में आएगा, मान लो श्रीलंका से इंडिया में आता है कुछ इंपोर्टेड क्लोथ्स, जिसके ऊपर नॉर्मल केस में इंडिया अगर किसी और कंट्री से आएगा तो ड्यूटी चार्ज करेगा लेट अस से 40%, और श्रीलंका से आया तो हम चार्ज करेंगे सिर्फ 20%. क्यों? देखिए, हमारा श्रीलंका के साथ क्या है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, एंड इट्स ए गिव एंड टेक रिलेशनशिप. हम श्रीलंका को बोलेंगे तुम्हारे यहाँ से कुछ हमारे यहाँ पे आएगा तो हम नॉर्मल 40% से आधे में 20% ड्यूटी चार्ज करेंगे, और हमारे यहाँ से कुछ तुम्हारे यहाँ पे आएगा तुम भी क्या करना, कस्टम ड्यूटी कम चार्ज करना. This is one way to promote more import-export between 2 countries. That is called as preferential trade agreement. हम पढ़ते थोड़ा इसको पहले. बेसिक कस्टम ड्यूटी. बेसिक कस्टम ड्यूटी, basic custom duty shall be levied at such rates as may be specified under the Custom Tariff Acts on goods imported into or exported from India. Lock that door. $9.15 हो गए. So any goods imported into India or any goods exported outside India, उसके ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी चार्ज करना है. और ये ड्यूटी का रेट जो है ना, उसमें शेड्यूल्स है, ऐसा टेबल है.
हम क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स करेंगे आगे जाके, वो थोड़ा टेक्निकल चैप्टर है, उसके लिए मैंने उसको डिस्कस नहीं किया आपका। हालांकि मुझे इसके पहले क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स डिस्कस करना चाहिए था, करेंगे उसको डिस्कस, बट लेटर ऑन। दैट इज ओनली टेक्निकल चैप्टर इन दिस होल कस्टम्स। तो उसमें ऐसा गुड्स दिया है, मान लो रबर प्रोडक्ट्स, रबर प्रोडक्ट्स में हैंड ग्लोव्स आ गया, सर्जिकल ग्लोव्स आ गए, तो उसमें अलग अलग कॉलम्स दिया हुआ है। एक बेसिक कस्टमर दिया हुआ है, फिर एक पांचवा कॉलम है, उसको प्रेफरेंशियल रेट भी दिया हुआ है। So depending upon country of origin, what is country of origin? Country of origin क्या होता है? The place from where the goods were manufactured and started their transport. अब मैंने क्या कहा, श्रीलंका से इंडिया में गुड्स आएगा तो उसको हम लोग क्या चार्ज करेंगे, कब ड्यूटी चार्ज करेंगे, बिकॉज हमारा उनके साथ क्या है, प्रेफरेंशियल एग्रीमेंट है। इमेजिन बांग्लादेश सेंड their goods to Sri Lanka, बांग्लादेश सेंड their goods to Sri Lanka, और वो श्रीलंका से इंडिया में आया, मान लो टेक्निकली वो उनके लिए फिजिबल नहीं है, बांग्लादेश इंडिया की तो नजदीक है, और मान लो ऐसा बांग्लादेश ने किया, बांग्लादेश से गुड्स कहां पे गया, श्रीलंका, श्रीलंका से गुड्स कहां पर आया, शिप से इंडिया में, क्या उस गुड्स पे प्रेफरेंशियल ड्यूटी लगेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन कौन सा था, goods actually were manufactured and started their journey from Bangladesh। अच्छा उसका उल्टा, श्रीलंका से कुछ पहले बांग्लादेश गए, श्रीलंका से सिर्फ पहले बांग्लादेश गया, बांग्लादेश में सिर्फ इंडिया में आया, क्या उन गुड्स पे प्रेफरेंशियल ड्यूटी लगेगा? 100% लगेगा। ये गुड्स भले बांग्लादेश से इंडिया में इंपोर्ट हुआ है, तो ओरिजिनल गुड्स कहां से आया था? उसके लिए ना इंपोर्टर को सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन अटैच करना पड़ता है। You need to prove by attaching a certificate of origin that your goods are the goods which have originated from Sri Lanka. Then only you will be allowed something called as the preferential rate of duty. Clear है? अच्छा, हमारे कस्टम टैरिफ एक्ट में, कस्टम रेगुलेशन एक्ट अलग है, कस्टम टैरिफ एक्ट अलग है। कस्टम टैरिफ एक्ट में दो शेड्यूल्स है, फर्स्ट शेड्यूल एंड शेड्यूल नंबर 1, शेड्यूल नंबर 2। First schedule will specify what are the duties that should be chargeable on the imported goods, and schedule 2 gives the list of the goods that are liable for export duty. Okay, यहाँ पे लिखा है देखो, basic custom duty is the standard rate of duty that is generally specified in column number 4। वो टेबल में कॉलम नंबर 4 में ड्यूटी रेट होता है, वो तुम्हारा बेसिक कस्टम ड्यूटी है, ऑल्सो कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी। आगे हाँ, if the goods are imported from the areas notified by the central government to be specific preferential area, then the rate of duty under column number 5 will be applicable. And generally, this rate will be a bit lower than the rate in the column number 4. So preferential rate of duty is nothing but the concessional rate of duty that is being charged because of the preferential trade agreement with that particular country. India may have preferential trade agreements with multiple countries. So any goods coming from those areas, we will charge the duty as per the Custom Tariff Act Schedule 1, column number 5, against their respective goods. अब यहाँ पर कुछ कंडीशन दिया, कंडीशन टू फुलफिल फॉर प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी, प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी कब लगेगा, ये कंडीशंस है। At the time of importation, you should make a specific claim
that I will pay preferential rate of duty. You should also claim that the goods are produced or manufactured in the preferential area. इसके लिए आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन देना पड़ता है, जिसकी हम बात कर रहे थे. That certificate of origin is very important. Goods may be imported from Singapore, but if the goods are manufactured somewhere in Sri Lanka, those goods coming via Singapore will be also charged at preferential rate of duty. For a simple reason, goods were manufactured in Sri Lanka. That reason when we buy a particular item, उसमें लिखा हो जाता है made in India, made in China, made in Bangladesh, made in Sri Lanka. You know, there are some spices we import from Sri Lanka. We import certain costumes, certain clothes from Sri Lanka. Bangladesh has emerged as one of the biggest exporter of clothes to India. Okay, of late बांग्लादेश से काफी सारा कुछ इंडिया में आ रहा है because वहाँ पे लेबर बहुत cheap है. So in very simple words, sir, if I want to pay the preferential rate of duty, I should claim that I will pay preferential rate of duty. I should be able to prove with relevant documents that the goods were manufactured or produced in the preferential area, that is the preferential country, and I should be able to produce the certificate of origin, which will clearly specify that the goods are belonging to that particular preferential area. Then only preferential rate of duty shall be applicable as per column number 5. If you are not able to put these 4 conditions A, B, C, and D, then importer has to pay standard rate of duty, जो थोड़ा ज़्यादा होगा. Clear है? Any questions? And the second thing, that is integrated tax. This is as good as IGST under the GST. यहाँ पे शॉर्ट में दिया है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है कंसेप्ट इंटीग्रेटेड टैक्स का. Conceptually be very clear, and then I won't think there should be any issues at all. This is India, and this is a country outside India. Take an example of a pen. मैं एकदम बेसिक एग्जांपल लेता हूँ. इंडिया में एक मैन्युफैक्चरर वो पेन मैन्युफैक्चर करता है. उसने पेन बनाया 10 रुपए का. उसके बाद 2 रुपया उसने जीएसटी पे किया. What is the price of the pen? 10 rupees. How much is the GST paid on the pen? वही पेन में इंडिया के बाहर से इंपोर्ट करता हूं. Import from China at the same price, 10 rupees. चलो कम प्राइस में इंपोर्ट करता हूं मैं, 7 rupees. I pay basic custom duty 2 rupees. मेरा प्राइस क्या हो गया इंडिया में? 9 rupees. इंडियन मैन्युफैक्चरर, सर कंसेप्ट समझ लो, बहुत सिंपल है. इंडियन मैन्युफैक्चरर manufacturing a product in India for 10 rupees, he pays 2 rupees as the GST. Same goods are imported from outside India at a cheaper price, plus by paying the basic custom duty, when importing them into India at 9 rupees. इंडिया में जो बंदा बैठा है सेल करने के लिए, वो यहां से बाय करेगा, यहां से बाय करेगा. बैंक चाइना बोलने के लिए बहुत अच्छा है,
And when it comes to business, people won't buy from India. No one will buy from the Indian manufacturer. People will simply buy from outside India. So to protect the Indian, to maintain something called as the fair level play, to maintain the fair level play, अगर हम नहीं करेंगे तो we will be more partial towards them. Indian government will be more partial towards the foreign manufacturers, and it will be a gross injustice to the Indian manufacturers. इसलिए पहले जीएसटी के पहले एक ड्यूटी लगता था कॉल्ड एज ए काउंटर वेलिंग ड्यूटी. इसको अभी आईजीएसटी कर दिया उन्होंने. एक काउंटर वेलिंग ड्यूटी था और एक था स्पेशल एडिशनल ड्यूटी कॉल्ड एज सैड, and counter वेलिंग ड्यूटी वाज कॉल्ड एज सीवीडी. अब ये दोनों मर्ज हो गए जीएसटी के बाद, 1 जुलाई 2017 के बाद. सुनो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ. अगर हम कोई गुड्स इंडिया में इंपोर्ट करते हैं and similar goods are manufactured by the Indian manufacturers, हम कोई गुड्स इंडिया में इंपोर्ट करते हैं और सेम टाइप का गुड इंडिया में इंडियन मैन्युफैक्चरर्स इंपोर्ट करते हैं और उसके ऊपर वो जीएसटी पे करते हैं, तो कस्टम्स टैरिफ एक्ट अलाउज द कस्टम ऑफिसर टू चार्ज, यहाँ पे 9 रुपीज है ना, वो 3 रुपया चार्ज करेगा समथिंग कॉल्ड एज द आईजीएसटी. ऐसा करके वो दोनों को सेम लेवल पे लाएगा. दिस इज वन वे टू प्रोटेक्ट द इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरर्स, नथिंग एल्स. अब इनका नाम चेंज होकर इन दोनों की जगह पे इसको कहा जाता है अभी आईजीएसटी. So IGST can be levied by the customs. Although IGST is a tax under the GST, it can be levied by the customs if the imported article is manufactured in India, and on the same manufactured article, Indian manufacturers are paying the GST. So to bring level playing field, बोलते हैं इसको. To bring level playing field, we charge IGST on such goods. Such IGST cannot exceed 40%. लिखा हुआ है. ये बहुत ज्यादा डिटेल में दिया नहीं है यहाँ पे. ओके, थोड़ा आगे आ जाते हैं. एक एक कंपनसेशन सेस अंडर जीएसटी. कंपनसेशन सेस नॉर्मली तुम्हारा इंटरस्टेट सप्लाईज में होता था जीएसटी में. गवर्नमेंट अगर चाहे तो ऑन सर्टेन गुड्स दे कैन चार्ज कंपनसेशन सेस. बेसिकली कंपनसेशन सेस जीएसटी में आता है. अब कस्टम्स में भी इसको चार्ज कर सकते हैं अंडर द कस्टम्स टैरिफ एक्ट, but only on those goods which are notified by the central government. रूल देखो बहुत क्लियर लिखा हुआ है. जीएसटी compensation cess would be applicable only on those supply of goods or services that have been notified by the central government. Currently दो लिस्ट है, एक लग्जरी गुड्स और दूसरा तुम्हारा डीमेरिट गुड्स. Luxury goods, as the name indicates, imported cars, imported liquor, imported perfumes, imported beauty products, they are luxury items. जो imported लिपस्टिक बाय कर सकता है वो ड्यूटी भी पे कर सकता है. तो वहां पे लगेगा जीएसटी कंपनसेशन सेस.
दूसरा है डीमेरिट गुड्स, ऑल्सो कॉल्ड एज sin goods. What are sin goods? Goods which are socially not desirable. गुड्स जिनका गवर्नमेंट कंजम्पशन कम करना चाहती है, बढ़ाना नहीं चाहती है। उसमें तुम्हारा अल्कोहल, टोबैको, पान मसाला, certain specified medicines, all this will be called as the demerit goods or the sin goods. ऐसे गुड्स के ऊपर जीएसटी कंपनसेशन सेस चार्ज हो सकता है। सी आई एम नॉट डिस्कसिंग उसका परसेंटेज, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है परसेंटेज याद रखना हर एक चीज। आप सोचेंगे मत उसके बारे में, सम्स आएगा तो सम्स में स्पेसिफाई करेंगे उन लोग। राइट नाउ समवन आस्क मी व्हाट इज द जीएसटी कंपनसेशन, तो मैं बोलेगा सेक्शन 8 ऑफ द जीएसटी कंपनसेशन सेस एक्ट 2017 में जो रेट्स दिया है वो रेट से जीएसटी कंपनसेशन सेस चार्ज करना होगा। And it can be leviable on any imported article, but it must be notified by the central government. तो सर फिलहाल हमने देखा बेसिक कस्टम ड्यूटी, फिर हमने बात किया आईजीएसटी, और हमने बात किया जीएसटी कंपनसेशन सेस। जीएसटी कंपनसेशन सेस can be levied on only those imported goods which are notified by the central government. क्लियर है? आगे आ जाए थोड़ा। ये टैरिफ वैल्यू वगैरह बाद में बात करेंगे, ये वैल्यूएशन में आएगा तब डिस्कस करेंगे, अभी मैं इसको लेके बात नहीं करना चाहता हूँ। Now I want to talk about this कैलकुलेशन वाला पार्ट, मैं इसके अंदर बाद में बात करूंगा, अभी नहीं बात करूंगा। दैट इज नॉट इन टुडेज लेक्चर। एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स अंडर सेक्शन 3 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट। There are some goods which are still under the excise act. इनमें पहला कुछ नया मैन्युफैक्चर होता था उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगता था। सो मैन्युफैक्चर पेन उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगता था। तो कंसेप्ट ऑफ जीएसटी आ गया तो सब कुछ लगभग उन्होंने जीएसटी पे कन्वर्ट कर दिया, और सर्टेन गुड्स आर स्टिल अंडर द कांसेप्ट ऑफ एक्साइज ऑनली। तो पेट्रोल हो गया, स्पिरिट, मोटर स्पिरिट हो गया, पेट्रोल का दूसरा नाम मोटर स्पिरिट है, अल्कोहल हो गया, दे आर स्टिल कवर्ड अंडर द एक्साइज। अब मैंने जो बात किया था ना एडिशनल ड्यूटी कॉल्ड एज द काउंटरवेलिंग ड्यूटी, वो अलग का बात हो रहे हैं यहाँ पे, हमने क्लियरली डिस्कस किया हुआ। इंडिया में कोई भी गुड्स आप इंपोर्ट करते हो, इंडिया में आप कोई भी गुड्स इंपोर्ट करते हो और वो गुड्स अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा तो उस पर एक्स्ट्रा ड्यूटी लगता है। तो जितना उस पर एक्स्ट्रा ड्यूटी इंडिया में लगेगा उतना हम लोग क्या चार्ज कर सकते हैं, स्पेशल एडिशनल कस्टम ड्यूटी चार्ज कर सकते हैं। देखो, any article which is imported into India is liable to the duty equal to the excise duty for the time being leviable on a like article is produced or manufactured in India. This duty is called as the additional duty. सर ऐसा कोई गुड्स अगर आपने इंडिया में इंपोर्ट किया कि वो गुड्स अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर करेगा तो उसमें क्या लगता है, एक्साइज ड्यूटी लगता है। तो जितना इंडिया में एक्साइज ड्यूटी लगने वाला है उतने हम क्या चार्ज करेंगे, एडिशनल ड्यूटी चार्ज करेंगे ऑन द इंपोर्टेड आइटम। मतलब आपने कोई लैपटॉप इंडिया में इंपोर्ट किया, वो लैपटॉप इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है तो उसमें क्या चार्ज करते थे, मान लो एक्साइज ड्यूटी। तो जितना उस पर एक्साइज ड्यूटी इंडिया में लगता था उतना उस पर क्या चार्ज करेंगे, एडिशनल ड्यूटी चार्ज करेंगे अंडर द कस्टम। दिस इज अगेन वन वे टू प्रोटेक्ट द इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, नथिंग एल्स। Rate of additional duty in case of alcoholic liquor.
ओके, इन शॉर्ट में बता देता हूँ, गवर्नमेंट विल नेवर लाइक टू एनकरेज more alcoholic liquor in India from outside India. And that's why इसके ऊपर नॉर्मल जो ड्यूटी लगता है वो ऑलमोस्ट 100% लगता है। मतलब जितने का तुमने लीकर इंडिया में इंपोर्ट किया, अगर आपने 10,000 रुपीज के इंडिया में लीकर लाया तो उसके ऊपर 100% ड्यूटी, मतलब आपको 10,000 कस्टम ड्यूटी पे करना ही पड़ेगा। आई वोंट रीड दिस पार्ट, बाकी रीड करने की जरूरत नहीं है उसमें। तो और एक चीज आ गया, काउंटर बिलिंग ड्यूटी। ओके, ये भी वही है जो हमने पहले डिस्कस किया था। हम लोग इंडिया में कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, उसके लिए रॉ मटेरियल मंगाते हैं। इंडिया में रॉ मटेरियल मंगाने पर वही कंपनी ने इंडिया के बाहर से मंगाया और उस पर ड्यूटी नहीं चार्ज किया तो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को लॉस होगा, उनका प्राइस ज्यादा हो जाएगा इंडियन मैन्युफैक्चरर्स का, बिकॉज इंडियन मैन्युफैक्चरर्स आप उसको क्या चार्ज कर रहे हो, एक्सचेंज में जीएसटी चार्ज कर रहे हो। इंडिया के बाहर से आ रहा है उसके ऊपर आप एक्सचेंज में जीएसटी चार्ज नहीं कर रहे हो। तो इट इज a beneficial position to import from outside India. And it is a harmful for the Indian economy, for the domestic manufacturers. To protect this, we charge something called as the countervailing duty. उसका नाम देखो यहाँ पे लिखा है SAD. SAD is levied to counterbalance the excise duty leviable on raw material, components and ingredients of the same nature as used in the production or manufacture of the imported article. The central government can levy such duty if it is satisfied that it is necessary in the public interest to do so. And when it is in the public interest, when we want to protect our Indian manufacturers. आजा थोड़ा आगे, मैं इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, ये टेक्निकल पार्ट है, ये वाला पार्ट। थोड़ा सा आगे आ जाओ, बाद में फिर से आएंगे इस पार्ट पे हम लोग, डोंट वरी। प्रोटेक्टिव ड्यूटीज, इसमें दो टाइप है, प्रोटेक्टिव और रेवेन्यू। व्हाट आर रेवेन्यू ड्यूटीज? ऐसा ड्यूटी जो कस्टमर वाला चार्ज करता है अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। ड्यूटी चार्ज बाय द कस्टम्स टू इंक्रीज देयर ओवरऑल इनकम, ओवरऑल रेवेन्यू आर कॉल्ड एज द रेवेन्यू ड्यूटीज। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। सेकंड इज द प्रोटेक्टिव ड्यूटीज, ड्यूटीज दैट give protection to the Indian manufacturers of the Indian industries are called as protective duties. अब हर जगह पे आप IGST, आप काउंटर बिलिंग ड्यूटी, आप स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, इन सबको चार्ज करके आप इंडियन मैन्युफैक्चरर को प्रोटेक्ट कर ही रहे थे। अब ये नया क्या है? लेट अस डिस्कस दिस पार्ट। इसमें पहला ड्यूटी तुम्हारा सेफगार्ड ड्यूटी। कभी कभी क्या होता है ना, इंडिया में कुछ बहुत ज्यादा इंपोर्ट होता है। इंडिया में कुछ क्या होता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इंपोर्ट हो रहा है और उसके इंपोर्ट से हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। मान लो एग्जांपल लेते हैं पाम ऑयल। इंडियन गवर्नमेंट फाइंड्स दैट वी आर इंपोर्टिंग palm oil in very huge quantities, in excess quantities from last 3 months. पिछले 3 महीनों से इंडिया में बहुत ज्यादा हम लोग पाम ऑयल इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं और पाम ऑयल अगर आपको पता होगा तो वो सस्ता होता है एज कम्पेयर टू द अदर ऑयल्स, ऑलमोस्ट हाफ रेट पे आता है। तो इंडियन गवर्नमेंट फील्स दैट इट इज हार्मफुल टू द ऑयल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। मान लो इंडिया में जो ऑयल बनता है वो बनता है 100 रुपीज और पाम ऑयल बनेगी से इंडिया में आने इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगा? इंडियन गवर्नमेंट को 40 रुपए क्या लगा देगा? सिंगल ड्यूटी, तो 100% मिल जाएगा। पर्पस प्रोटेक्ट आवर इंडियन इंडस्ट्री, दैट इज कॉल्ड एज सेफ, नाम से मालूम पड़ रहा है, सेफगार्ड ड्यूटी।
मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ेगा तो सब समझ में आता है, ऐसा कुछ एक्सप्लेन करने का भी जरूरत नहीं है. Any article is imported into India in increased quantities, and such increased importation is causing or threatening to cause injury to the Indian industries, then the duty is imposed by issuing a notification in the official gazette. एक बार आपने सेफगार्ड ड्यूटी इंपोज करने के लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया, सेफगार्ड चार्ज करना है. It can be kept valid for how many years? 4 years. It can be extended till 10 years. But at a time of maximum 4 साल के लिए सेफगार्ड ड्यूटी इंपोज कर सकते हो. ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है. This is one way to make the Indian industry more competitive with the foreign manufacturing. बहुत सिंपल सा चीज है. This is called as the safeguard duty. आगे. हाँ जी. अब ना आप ऐसे ही मन में आ गया, आप सर्वर में चार्ज करने लगे. There are some conditions. There are some conditions that are supposed to be satisfied in order to claim safeguard duty charge करने के लिए करना. Under what conditions we can charge the safeguard duty? Under what conditions you are exempted from safeguard duty? वो भी आगे दिया हुआ है. मुझे ना सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन करना है, इसके ऊपर समझ भी आएंगे बाद में, तभी हम उसको फिर से एक बार डिस्कस करेंगे. अभी भी एक बार डिस्कस कर ले. पहला फर्स्ट पॉइंट देखते हैं. हाँ, इंडियन गवर्नमेंट ने सभी कंट्रीज को कैटेगराइज कर दिया कस्टम्स में. ये डेवलप कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज या ये अंडर डेवलप कंट्रीज. ऐसा इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन कस्टम्स में पहले से उन्होंने क्लासिफाई कर दिया सब कंट्रीज. अगर किसी एक डेवलपिंग कंट्री से, सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, जो यहाँ पे लिखा है मैं उसका एग्जैक्टली उल्टा बोल रहा हूँ, ध्यान दो. So long as the share of imports of that article from that country exceeds 3% of the total import of that article into India. ऐसा हमारे बात करने का मतलब नहीं. एक कंट्री लेते हैं अपन, इंडोनेशिया. ठीक है, हमारे पास एक आर्टिकल है. आर्टिकल मतलब कोई भी एक प्रोडक्ट. ऑयल का एग्जांपल लेते हैं अपन. ऑयल है हमारे यहाँ पे इंडिया में, पाम ऑयल की बात करें हम लोग, टोटल इंपोर्ट हुआ 1000 करोड़ का. कितना हुआ इंडिया में पाम ऑयल, कितना इंपोर्ट हुआ? वो सिंपल कंसेप्ट है, ध्यान दो, समझ में आएगा. पढ़ने का जरूरत ही नहीं कुछ भी. ये अलग अलग कंट्री से आया. मलेशिया से आया, इंडोनेशिया से आया, किसी और कंट्री से भी आया, दुबई से आया. इंडिविजुअल कंट्री मलेशिया से अगर मोर देन 3% इंपोर्ट होगा, then we can charge safeguard duty.
मतलब अकेले मलेशिया से और इंडोनेशिया से 350 करोड़ का इंपोर्ट हुआ, विच इज 3.5% ऑफ द टोटल। कैसे निकाला मैंने? 350 आउट ऑफ 1000, 350 नहीं 35। अब चेक करो, 35 करोड़ डिवाइड बाय 1000 करो, कितना आएगा? थ्री पॉइंट 5%। अगर किसी एक इंडिविजुअल कंट्री से जो इंपोर्ट होता है कोई भी आर्टिकल, हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं ऑयल का, आप कोई भी एग्जांपल ले लो, एग्जांपल लैपटॉप्स का। लैपटॉप्स इंडिया में इंपोर्ट होता है पूरे साल भर में 10,000 करोड़ का, 1000 करोड़ का। और अकेले एक मलेशिया से या इंडोनेशिया से 3.5% से ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है, मतलब ओवरऑल इंपोर्ट भी अगर उस कंट्री का शेयर 3.5% से ज्यादा होगा तो सेफगार्ड ड्यूटी लगेगा। 3.5% से कम होगा तो सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगेगा। वही लिखा होगा, एग्जाम्पशन कब मिलेगा, लिखे वही लिखा है, डज नॉट एक्सीड 3%, सो सॉरी 3%, नॉट 3.5, 3%, सो सॉरी, दिस विल बी 30, नॉट 35। ओके, तो ये आपका आएगा 0.03। तो इंडिविजुअल कंट्री से अगर टोटल इंपोर्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर आर्टिकल एक्सीड्स 3%, ड्यूटी चार्ज होगा। 3% के ऊपर जाना चाहिए तो ड्यूटी चार्ज होगा। दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट, आर्टिकल्स from more than one developing country, so long as the aggregate of the import from developing country of each with less than 3% import taken together does not exceed 9% of the total imports। दो ही रूल है बस, पहला रूल, एक डेवलपिंग इंपोर्ट हो रहा है, जो भी आर्टिकल इंपोर्ट हो रहा है उसका टोटल इंपोर्ट अगर 3%, टोटल इंपोर्ट का 3% से ज्यादा इंपोर्ट को इंडिया में आप सेपरेट कराना, 3% से कम आपको सेपरेट ड्यूटी। अच्छा, इधर मोर देन वन डेवलपिंग कंट्री, इधर मोर देन वन डेवलपिंग कंट्री, ओके, जिसका 3% के ऊपर जाएगा उसको सेपरेट लगेगा। और मोर देन वन डेवलपिंग कंट्री होगा और उन सबका मिला के एग्रीगेट 9% के ऊपर गया, अगेन इधर चार्ज सेपरेट, इसके ऊपर सम से बात में करनी चाहिए, अच्छे बढ़ के आगे जाएगा। डाउट है? तो तीसरा है एनी इंपोर्ट बाय 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। वी हैवंट, पहली बार अपना वर्ड्स आया है, EOU is 100% export oriented units। सर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स या स्पेशली इकोनॉमिक जोन में अगर कोई इंपोर्ट होता है तो वहां पे सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगेगा। उसका रीजन है, इससे इंडिया which are specialized areas, जहां से इंडिया में नहीं आ सकता वहां से उसको इंडिया में लाएंगे। मान लो मेरा फैक्ट्री स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, तो इंडिया के बाहर से वो पर्टिकुलर क्यों, वो कोई
is the concession or that is the privilege for any goods that are imported in special economic zone and 100% export oriented units. For a simple reason, those goods are not for mass consumption in India. They are simply re-exported outside India after the purpose for which they were imported is over. Clear?